गुड मॉर्निंग के मॉर्निंग। आप सबका स्वागत है हमारे पहले टॉक शो में, जिसमें कि आज हम बात करेंगे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के बारे में। हम सारे जानते हैं कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। हमारी अर्थव्यवस्था में, हमारी इकोनॉमी में कृषि का एक बहुत बड़ा योगदान है। हम सब ने सुना है जय जवान जय किसान। जवान हमारे देश की सीमा की रक्षा करते हैं और किसान हमारा पेट भरते हैं। तो आज के इस प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं सबसे निवेदन करूंगा कि हम एक बार अपने जवानों और अपने किसानों के लिए जोरदार तालियां बजाएं। हम ये भी जानते हैं कि जैसे जैसे भारत की जनसंख्या बढ़ी है, जैसे जैसे भारत की पॉपुलेशन इंक्रीज हुई है, वैसे वैसे किसानों के ऊपर एक बहुत बड़ा दबाव भी आया है। दबाव दो तरीके से आया है। पहला तो उनके ऊपर प्रेशर है, स्ट्रेस है कि वो कम जमीन से ज्यादा पैदावार दें, क्योंकि जनसंख्या बढ़ने के कारण पेट बढ़ते बढ़ते गए, लेकिन खेती योग्य जमीन लगातार कम होती जा रही है। तो पहला जो प्रेशर है किसानों के ऊपर वो ये है कि कैसे वो कम जमीन से ज्यादा पैदावार निकालें। और दूसरा बहुत बड़ा प्रेशर ये भी है कि कैसे वो अपना जीवन यापन सही तरीके से करें, क्योंकि हम ये जानते हैं कि बहुत सारे किसान सही तरीके से अपना सर ऊंचा करके अपना जीवन यापन इस समय नहीं कर पा रहे। लाल बहादुर शास्त्री जी ने कहा था जय जवान जय किसान, और वाजपेयी जी ने कहा था जय जवान जय किसान और जय विज्ञान। हमें यह भी मालूम है कि बिना विज्ञान का इस्तेमाल किए, बिना विज्ञान को खेती बाड़ी में लाए, हम किसानों का जीवन पहले से बेहतर नहीं कर सकते। तो आज के इस वार्तालाप में, आज के इस कॉन्वर्सेशन में, आज के इस टॉक में हमने एक ऐसी पर्सनैलिटी को इनवाइट किया है जो कि हमें बताएंगे मोदी केयर की जो एग्रीकल्चर रेंज है उसके पीछे की विज्ञान, उसके पीछे का साइंस क्या है। और नेचुरली जब हम जानते हैं कि अगर हमारे किसान उस विज्ञान का इस्तेमाल करना शुरू कर दें तो ना कि वो समृद्ध होंगे, लेकिन हमारा पूरा भारत पहले से ज्यादा समृद्ध हो सकता है। तो बिना कुछ समय खर्च किए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे बीच में हमारे आज के बहुत ही स्पेशल गेस्ट। इनका नाम है डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी। डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी इंडो लाइफ सुपर स्पेशलिटी डिविजन्स के हेड हैं, पैन इंडिया के हेड हैं। इंडो लाइफ सुपर स्पेशलिटी एक डिवीजन है इंडोफिल इंडस्ट्रीज की, जो कि ऑफ कोर्स एक के मोदी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज की एक कंपनी है। तो मोदी केयर और इंडोफिल सिस्टर कंपनीज हैं, और इंडोफिल की डिवीजन इंडो लाइफ को इस समय हेड कर रहे हैं डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी। डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी को एक बहुत लंबा एक्सपीरियंस है एग्रीकल्चर में। इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन, अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन एग्रीकल्चर में किया। इनफैक्ट इन्होंने अपना डॉक्टरेट रूरल डेवलपमेंट में किया है और दिल से एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है और आई एम श्योर कि आज जब उनसे हम वार्तालाप करेंगे, जब बातचीत करेंगे, तो आपको मोदी के प्रोडक्ट्स के बारे में बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो आपकी जोरदार तालियों के साथ लेट्स इनवाइट डॉक्टर अमित त्रिपाठी जी। वेलकम सर, वेलकम सर। शरद जी, पूरे मोदी के परिवार की तरफ से, सारे मोदी के कंसल्टेंट्स की तरफ से आपको बहुत बहुत वेलकम। एंड ऑल आवर ऑडियंसेस, all our consultants are eagerly looking at this conversation, और वो सीखना चाहते हैं आपसे जानकारी लेकर कि क्या मोदी के प्रोडक्ट्स के पीछे विज्ञान है और कैसे हम खेती बाड़ी को और अच्छा कर सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत वेलकम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद शरद चौधरी साहब। पूरी के मोदी ग्रुप की सारे हमारे जो कंसल्टेंट्स और जो पूरे डिफरेंट वैल्यू चेन पे लगे हुए सारे हमारे भाई हैं भारत के कोने कोने से, आप सब लोगों का मेरा सादर नमन, सादर वंदन। और आज निश्चित रूप से जैसा शरद चौधरी साहब कह रहे थे, आज हम आपके साथ कुछ विज्ञान परक बातें जो कृषि की तन्मयता के साथ जोड़ करके और कैसे समृद्धि का प्रतीक बनाएंगे, उन पर हम आज आपके साथ बात करेंगे। वेरी नाइस सर। तो सर इससे पहले कि हम थोड़ा सा विज्ञान की बात करें और हमारे कृषि उत्पादों के बारे में बात करें, सर पहले मैं थोड़ा आपसे आपके बारे में जानना चाहूंगा, बिकॉज हमारे जितने भी इस समय सुनने वाले हैं, देखने वाले हैं, उन्होंने आपकी पहले भी ट्रेनिंग्स अटेंड की हैं। सब हम काफी समय से एक दूसरे को जानते हैं और जब भी हमारी बातचीत हुई है कृषि के ऊपर, एग्रीकल्चर के ऊपर, आप मतलब बहुत ही पैशन के साथ बात करते हैं। तो सर ये कैसे आपका इंटरेस्ट कैसे आया एग्रीकल्चर में, और कब ये फील्ड जो एग्रीकल्चर की फील्ड है कैसे आपका पैशन बना? सर इसके बारे में थोड़ा सा पहले बताएं, फिर उसके बाद ऑफ कोर्स हम अपने प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे।
अपने दिल के करीब का सवाल पूछ दिया शरद साहब। बेसिकली एग्रीकल्चर को हम ये मानते हैं कि एग्रीकल्चर कुदरत का घर है, जी प्रकृति भगवान का घर है, जी और कुदरत के पास अगर हम सब लोग नहीं जा सकते तो कुदरत को अपने पास लाने का अगर कोई एक असीम प्रयास हो सकता है, अथक प्रयास हो सकता है, तो वो है एग्रीकल्चर। Absolutely. एग्रीकल्चर पे ही एक बड़े साइंटिस्ट, बड़े फिलोसफर थे मिस्टर माइकल पोलन, उन्होंने तो यहां तक डिफाइन किया था कि जो पूरे संसार में सुंदरता की खोज हुई, रिसर्च ऑन द ब्यूटी, सो ही वाज सेइंग कि बेसिकली फ्लावर वाज द ओरिजिनेटर ऑफ द ब्यूटी। उन्होंने कहा Okay. पुष्प जो होता है, फूल जो होता है, वहां से ही ब्यूटी की कॉन्सेप्ट की शुरुआत हुई। तो एग्रीकल्चर तो वो चीज है। सेकंड एस्पेक्ट ये कि बेसिकली जब मैं एग्रीकल्चर एजुकेशन पर आया, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट, देन फिर पोस्ट डॉक्टरेट एमबीए फ्रॉम द स्टैनफोर्ड यूएस, हमने ये चीजों को पाया कि बेसिकली एग्रीकल्चर इज माय पैशन एंड बिजनेस इज माय प्रोफेशन। तो जब मैं प्रोफेशन और पैशन दोनों को एक लिंक पे जोड़ के देखता हूँ, तो डेफिनेटली जैसा आपने कहा कि मैं रोमांचित होता हूँ शरद जी, इतना एक्साइट होता हूँ हमेशा। और मुझे ये लगता है कि हमारे पूरे देश की इकोनॉमी का बैकबोन कृषि है। जिस देश की 65% 70% आबादी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आज भी खेती पर आधारित हो, उस देश की संपन्नता का आगे क्या कहना। जितना भी चाहे हम आगे इसको एक्सप्लोर करके, साइंटिफिक मैकेनिज्म को ड्रेसअप करके और ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर के साथ अगर कनेक्ट करते हैं, प्रोडक्टिविटी कहीं से कहीं जा सकती है। और वापस जो एक सॉन्ग था कि मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, वो दिन दूर नहीं है शरद साहब। जिस तरीके से आज प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट की बात सारे विज्ञान कर रहे हैं, यही एक वजह थी कि मेरा पैशन एग्रीकल्चर में आज भी बहुत है और मैं हर दिन कुछ नया अपने ज्ञान पर जोड़ना चाहता हूं, इसलिए कि मैं आने वाले टाइम पर अपने किसान भाई, अपने कंसल्टेंट, जिन लोगों के पास तक मैं पहुंच सकूं, इस विज्ञान की भाषा को सरलीकरण करके उनकी लोकल भाषा में कैसे उनको समझा पाऊं और उनकी उन्नति में एक भागीदार बन सकूं, यही मेरे पैशन का राज है सर। वेरी नाइस, वेरी नाइस। आपको सुन के हम भी बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं, हमारा भी इंटरेस्ट एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ जाता है और बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई व्यक्ति इतने जोश, इतने पैशन के साथ अपने प्रोफेशन में जब लगा होता है। थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर एफर्ट्स एंड ऑल योर हार्ड वर्क सर इनटू दिस फील्ड। चलिए सब बातचीत शुरू करते हैं एग्रीकल्चर के बारे में, खेती बाड़ी के बारे में। आपने भी बताया कि खेती बाड़ी भारत में तकरीबन 60 से 65% लोग सीधे रूप से खेती बाड़ी के ऊपर कहीं ना कहीं निर्भर है। और इनफैक्ट जिस साल मॉनसून अच्छा होता है उस साल हमारा जीडीपी बहुत अच्छा होता है, जिस साल मॉनसून अच्छा नहीं होता उस साल हमारा जीडीपी भी इतना अच्छा ग्रो नहीं करता। तो एक जो हम बात शुरू से सुनते आए हैं कि बढ़िया यील्ड के लिए या बढ़िया पैदावार के लिए मॉनसून का अच्छा होना या पानी का अच्छा होना बहुत जरूरी है, जो कि वाकई में एक सच बात है। लेकिन सर सिर्फ मॉनसून ही शायद जरूरी नहीं है, इसके अलावा बहुत सारी चीजें और भी जरूरी होंगी। तो सिर्फ पानी या अगर हम सिर्फ कृषि को छोड़ दें या सिर्फ मॉनसून का अच्छा या ना अच्छा उसको छोड़ दें, इसके अलावा ऐसी कौन कौन सी दूसरी जरूरी चीजें हैं जिसके ऊपर हमारी पैदावार निर्भर करती है, उसके बारे में सर मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा रोशनी डालें। जरूर 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 शरद जी। बेसिकली एग्रीकल्चर एक ऐसा विषय है, एक ऐसा विज्ञान है कि जिस पे तीन मुख्य पार्ट या तीन मुख्य आयाम प्रमुख भूमिका अदा करते हैं टोटल उत्पादकता बढ़ाने पे। एक उनमें से होता है कि जो पौधे के बीज के अंदर छुपी हुई आनुवंशिक क्षमता होती है, एक पहला फैक्टर। दूसरा फैक्टर होता है जैविक तनाव और तीसरा फैक्टर होता है अजैविक तनाव। अब अगर हम ये तीनों चीजों को देखें और तीनों चीजों को प्रॉपर मैनेज कर दिया जाए कि पौधे के जीन्स पे, उसके बीज पर उसकी अधिकतम आनुवंशिक क्षमता को एक्सप्लोर करने का मौका दिया जाए, कोई उसके पूरे जीवन पर कोई उसको बायोटिक स्ट्रेस ना आए, कोई जैविक तनाव ना आए, कोई अजैविक तनाव ना आए, तो आई कैन गारंटी कि पौधा 100% प्रोडक्टिव हो सकता है। लेकिन ये तीनों चीजों पर अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसी प्रपोर्शन पर उसकी उत्पादकता घटती जाती है। अब अगर हम बेसिक बातों पे जाएं शरद जी, तो जो पहला एक मुद्दा है कि पौधे के जीन्स के अंदर छुपी हुई आनुवंशिक क्षमता, माने उसकी अधिकतम उपज देने की क्षमता, वो ऑलरेडी उसका जेनेटिक कैरेक्टर होता है, उसका आनुवंशिकीय गुण होता है। बिल्कुल सही बात है। उस पे हम केवल ये है कि अगर हम इन्वायरमेंट बहुत फेवरेबल देंगे, बड़ा कंड्यूसिव इन्वायरमेंट देंगे,
स्वास्थ्यप्रद और प्रेरणादायक इन्वायरमेंट पौधे को मिलेगा, उसके बीज जर्मिनेशन के टाइम से उसकी हार्वेस्टिंग तक, तो वो अपनी अधिकतम उपज की क्षमता तक जाएगा। लेकिन जैसे पौधे में को मतलब जैसे बीज को आप जमीन पर लगाते हैं, वहां से ही वो तनाव झेलना चालू कर देता है। अब सवाल ये आता है कि वो तनाव है क्या? क्या वो तनाव को हम पहचान पाते हैं? क्या उन तनावों को हम रोक सकते हैं या कम कर सकते हैं? तो निश्चित रूप से एक समय था शरद जी जब केवल लोग कहते थे कि एग्रीकल्चर प्रकृति का जुआ है। राइट। खेत में फसल के बीज बोने के बाद किसान केवल काटने जाने को तैयार होता था और उसके बीच में उसका कोई हस्तक्षेप नहीं होता जी। लेकिन जैसा आपने कहा कि हमारे पूर्व प्रधानमंत्री ने ये बात कह दी कि जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान। आज वो विज्ञान के बदौलत हम सब लोग जो विज्ञान की पढ़ाई करते हैं, कृषि विज्ञान की, उसके बाद ऐसे चीजों को साइंस के साथ जोड़ कर लेकर के आए हैं कि हम ये कहते हैं कि हम उन जैविक तनावों को और अजैविक तनावों को बैलेंस करेंगे, मिनिमाइज करेंगे। अब हम बात करेंगे कि कैसे होता है। तो ये बात करने में 3 फैक्टर जो मैंने बताया, और जो तीनों का मैं परसेंटेज आपको बता दूं तो महत्वपूर्ण कौन सा फैक्टर कितना है, तो उस पर आप ये मान करके चलिए कि बेसिकली जो पौधे के अंदर छुपी हुई आनुवांशिक क्षमता है, उसका आधार होता है कि वो 24% तक की गारंटी देता है कि आपको पूरी यील्ड देगा। दूसरा होता है जो जैविक तनाव हैं, वो होते हैं कि जैविक तनाव जो है वो 11% तक का गारंटी देता है कि अगर आपने पूरा मैनेज किया तो 11% लॉसेस बचाएगा। लेकिन जो रेस्ट 65% है वो होते हैं एबायोटिक स्ट्रेस, जिनको हम कहते हैं अजैविक तनाव, जिनको हम महसूस कर सकते हैं लेकिन कई बार हम आंखों से नहीं देख सकते। हम हवा के झोंके को आंखों से नहीं देख सकते। हवा के झोंकों के दुष्प्रभाव को, कि पेड़ गिर रहे हैं, तूफान आ रहा है, उसको हम देखते हैं। करेक्ट। तो ये है कि 65% अजैविक तनाव, 11% जैविक तनाव, और बाकी जो पार्ट बचता है वो होता है कि उसकी जो सहज क्षमता है, वो क्षमता के कारण उत्पादन में। तो अब ये तीनों फैक्टर हैं, और तीनों फैक्टर में अब आप ये समझिए शरद जी कि जो सबसे बड़ा फैक्टर है, जो सबसे ज्यादा भूमिका अदा करता है, वो होता है अजैविक तनाव। 65% हिस्सा पूरे पौधे की उत्पादकता का डिपेंड करता है केवल एक चीज पर, और वो है अजैविक तनाव। हमारे वैज्ञानिक ये बात पे पूरी जोर लगाते हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, जो भी वर्तमान प्रधानमंत्री जी, वहां से लेकर के पूरा तंत्र इस बात पर जोर लगाता है कि हम अजैविक तनाव को कैसे कम करें। और पौधे की उत्पादकता में आज अगर 65% अजैविक तनाव के कारण लॉस हो सकते हैं, तो अगर हम यहाँ पर कुछ भी करते हैं तो एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज हमको मिल सकता है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया सर, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बताया। एक तो पौधे की अपना पोटेंशियल है, उसका जेनेटिक पोटेंशियल है कि वो कितना बड़ा या कितना अच्छा फल देगा, और इसके अलावा है एक तो बायोटिक स्ट्रेस, जैविक तनाव, और एक है एबायोटिक स्ट्रेस। और आपने ये भी बताया कि जो सबसे बड़ा, जो अगर हम कहें कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है 65% तक, वो है हमारा एबायोटिक स्ट्रेस या अजैविक तनाव। ना अगर इसको कंट्रोल कर लिया जाए तो ऑफ कोर्स हम विज्ञान की मदद से इसको कंट्रोल कर सकते हैं और पैदावार को कई गुना बढ़ा सकते हैं। तो सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, जो आपने अजैविक तनाव, एबायोटिक स्ट्रेस का के बारे में बात करी, ये इसके कुछ एग्जाम्पल्स, ये किस तरह का होता है, ताकि हमारे सारे सुनने वालों को समझ में आए कि अजैविक तनाव के अगर आप कुछ उदाहरण दे सकें। आज तो मैं आपने इतना एक्साइट कर दिया शरद जी कि मैं बेसिकली मनुष्य के तनावों से पौधे के तनाव को जोड़ के लोगों को बताता हूँ। तो हमारे एक कंसल्टेंट जो हमारे भाई और बहन हैं, उनको ये पता चल पाएगा कि जब वो बात करेंगे हमारे किसान भाइयों से, तो उनको उनकी भाषा में समझा पाएंगे। क्योंकि मैं एक चीज में बहुत फर्म बिलीव करता हूँ, जितने भी उदाहरण मैं मनुष्य से जोड़ के देता हूँ, उतना सहज और सरल तरीके से वो आखिरी छोर तक पहुंच पाता है। तो अब हम पहले बात कर लें शरद जी की मनुष्य के तनाव क्या होते हैं, मनुष्य के टेंशन कैसे होते हैं, उनके रिजल्ट कैसे आते हैं। तो मनुष्य का टेंशन होता है, किसी को जॉब का टेंशन है, किसी को बॉस का टेंशन है, किसी को लोन का टेंशन है, किसी को बीमारी का टेंशन है। अब इसमें होता क्या है, ये टेंशन, ये तो हो गए अजैविक तनाव। ये ध्यान रखिए कि सब अजैविक तनाव मनुष्य के लिए, ठीक। अब ये अजैविक तनाव में उसके रिजल्ट क्या दिखते हैं? रिजल्ट ये होता है, कोई डायबिटिक हो गया, किसी का ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया, किसी को हार्ट की परेशानियां हो गई, ये उसके इफेक्ट आते हैं। अजैविक तनाव क्या आते हैं? बॉस का टेंशन, ऑफिस का टेंशन, लोन का टेंशन, बच्चों की शिक्षा का टेंशन, बच्चों की नौकरी का टेंशन। उसके रिजल्ट क्या है? डायबिटीज, हार्ट पेशेंट हो गए, बीपी बढ़ गया, ये सारे उसके प्रॉब्लम हुई। अब अगर हम ये देखें, और अब मुझे अब ये बताने की जरूरत नहीं है कि इसके रिजल्ट और आगे क्या होंगे। अगर कोई आदमी डायबिटिक एक बार हो गया, हार्ट का पेशेंट हो गया, तो अब आप ये सोचिए कि वो जैविक तनाव जो बुखार आया था,
मलेरिया की वजह से वो ज्यादा कठिन था। ये जो टेंशन वाला जो तनाव है, जो टेंशन वाली बुखार है, ये ज्यादा कठिन है। इससे ज्यादा मेरे को अभी बताने की जरूरत नहीं, अपने बिल्कुल आप सही क्लियर बात, है। बिल्कुल सही अब बात। हम इसको लेके आते हैं शरद जी पौधों के जीवन पर। जी पौधों के जीवन पे जो तनाव होता है शरद जी, मैं तो हमेशा ये कहता हूं कि हमारा पौधा एक ऐसा एक ऐसा प्राणी है हम्म, जो ना तो बोल पाता है ना रो पाता है, लेकिन उसको केवल हंस पाता है, और उसकी उस ओके भाषा को उसके वैज्ञानिक समझ पाते हैं। हम ये कहते हैं कभी अगर पौधे को दर्द होता है तो जी पौधा रोता है, लेकिन हमारा पौधा बिना आवाज किए और बिना आंसू के रोता है शरद जी, बिना आवाज और बिना आंसू के रोता है हमारा पेशेंट, वो मेरा पौधा होता है। उसके एब्सोल्युटली। उस तनाव को हम कैसे समझते हैं कि अगर हमारे पौधे को तनाव क्या होता है, पौधे में वातावरण में तापमान बढ़ गया, ओके वातावरण में तापमान घट गया, पानी राइट, ज्यादा बरस गया, पानी कम बरस गया, पाला पड़ गया, बिल्कुल तूफान आ गया, ह्यूमिडिटी बहुत लंबे टाइम तक रिटेन कर गई, ये बिल्कुल पौधे के तनाव होते हैं। कहीं बिल्कुल पीएच सही मान बात है, अचानक से चेंज हो गया, वो पौधे के बिल्कुल तनाव है। बिल्कुल सही बात। अब आपको मैं यहाँ पर ये थोड़ा बताऊं कि ये तनाव को पौधा रिस्पॉन्ड कैसे करता, तो आपको बड़ा आनंद आएगा और बड़ी सरल भाषा में मैं लेके आता हूँ विज्ञान को। पौधा क्या करता है कि जब पौधे को इस तरीके का तनाव मिलता है तो पौधे जी के अंदर एक ऑटोमेटेड रिमोट कंट्रोल सिस्टम होता है, भगवान ने प्रकृति ने बना के दिया है। वो ओके पौधा सबसे पहला काम ये करेगा कि ऑक्सीजन, जो पौधा सांस लेने की प्रथा है, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है पौधे की, सबसे पहला अटैक पौधे की रेस्पिरेटरी प्रोसेस पे होती है, सांस लेने की प्रक्रिया पे। हम सब लोग जानते हैं कि पौधा सांस लेता है जब तो वो करता क्या है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ता है, करेक्ट। अब यहां पर क्या होता है कि जब पौधा तनाव में आता है तो सबसे पहला जहां उसके श्वास लेने की जो दरवाजे हैं, जिनको हम कहते हैं स्टोमेटा, रोम छिद्र पत्तियों पे होते हैं, सबसे पहले वो स्टोमेटा को बंद करता है पौधा। ये प्रकृति है, ये विज्ञान ने साबित किया है कि सबसे पहले वो अपने जो सांस लेने के दरवाजे उनको बंद करता है, घबरा जाता है पौधा। जब उनको बंद करेगा तो क्या होगा, अंदर जितनी ऑक्सीजन है वो बाहर नहीं जा पाएगी, और उसके कारण एक ROS करके प्रॉब्लम चालू होती है, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीसीज। ओके ये एक प्रॉब्लम चालू हो जाती है। हाँ हाँ उसके वजह से पौधे की पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस, पूरी चयापचयी क्रियाएं, पूरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज सब डिस्टर्ब होना चालू हो जाती हैं। और जब पूरी फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस, पूरी चयापचयी क्रियाएं डिस्टर्ब हो जाएंगी, पूरा एंजाइमेटिक और हार्मोनल बैलेंस गड़बड़ जाएगा, तो जी पौधे की उत्पादकता पे आप अंदाज लगा सकते हैं कि वैसे ही होगा जैसा एक डायबिटिक और हार्ट का पेशेंट की उत्पादकता का आप अंदाज लगा सकते हैं। ये बात वेरी इसके नाइस, साथ जोड़ करके बताई जा वेरी सकती नाइस। आपने सब बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही अच्छे एग्जाम्पल देके बताया इसके बारे में। जैसे कि एक मनुष्य को कई तरह के तनाव झेलने पड़ते हैं, स्ट्रेस झेलने पड़ते हैं, और अगर वो उसको अडेप्ट ना कर सके उन 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 स्ट्रेसेस के हिसाब से, तो उसको कई सारी बीमारियां हो सकती हैं। कुछ इसी तरह से पौधे भी अगर अपने आप को ढाल ना सके, अडेप्ट ना कर सके, तो उनको कई तरह की बीमारियां झेलनी पड़ सकती हैं, जैसे कि आपने स्टोमेटा के बारे में बताया और पूरे साइंटिफिक प्रोसेस के बारे में बताया। आई थिंक वेरी वेरी नाइस है जिस तरीके से आपने इसको एक्सप्लेन किया। तो सर अब इससे बचा कैसे जाए? मुझे मालूम है कि अगर हमें अपनी जीवन शैली, एक मनुष्य को अगर अपनी जीवन शैली के तनाव से बचना है, चाहे वो जॉब का तनाव है, चाहे वो बिजनेस का तनाव है, चाहे वो किसी भी दूसरे चीज का तनाव है, तो उसको अपनी अंदरूनी शक्ति बढ़ानी होगी। अंदरूनी शक्ति बढ़ाने के लिए शायद वो ध्यान करेगा, शायद वो अच्छा पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड रखेगा, अच्छा खाना खाएगा। तो पौधे को अगर हम अंदरूनी शक्ति बढ़ाना चाहते हैं पौधे की, तो आपके हिसाब से मोदी केयर में हमारे पास कौन कौन से ऐसे प्रोडक्ट हैं जिससे कि हम पौधे की अंदरूनी शक्ति बढ़ा पाएं और फिर पौधा इस तरह के तनाव से बच सके? इस बात पे जाने के पहले एक 10 सेकंड्स में ये बात करना चाहूंगा शरद जी, हाँ कि जी बेसिकली जब हम ये बात करते हैं कि हम अंदर की ताकत को कैसे बढ़ाएं, तो अंदर की ताकत का और बाहर के वायुमंडल के जो बैक्टीरिया, वायरस, फंगस हैं, इनका भी एक नाता है। ये नाता थोड़ा मैं एक बार जरा प्रकाश डाल दूं, फिर मैं आपको उसमें लेके चलता हूँ। जी जी इस पे ये होता है कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देता कि जहां हम बैठे हैं सब जगह पे बैक्टीरिया, वायरस, फंगस चारों तरफ होते हैं, बिल्कुल, और वो 24 आवर अटैक करते हैं। लेकिन कोई ना कोई एक ऐसी चीज है कि कोई आदमी उसके अटैक में प्रभावित होकर के बीमार पड़ जाता है, और कोई आदमी दुरुस्त होकर के हमारे शरद चौधरी जी की तरह जो है एकदम दुरुस्त बैठा रहता है। ये फर्क कैसे पड़ता है? ये फर्क इसी वजह से पड़ता है जो भी आपने पॉइंट टच किया कि अंदर की अंदरूनी ताकत। ताकत एक अपने आप में बेमिसाल शब्द है सर, और अगर अंदरूनी ताकत की हम बात करते हैं तो वो ताकत जो हमारी बॉडी डेवलप करती है, लेकिन बॉडी को वो ताकत डेवलप करने के लिए कुछ ना कुछ स्टिमुलेट करना पड़ता, प्रेरित करना पड़ता है। जैसे मनुष्यों को
कोई अच्छा काम करने के लिए कैसे प्रेरित करना पड़ता है, कैसे मोटिवेट करना पड़ता है। तो बॉडी के सिस्टम को भी हमको स्टिमुलेट करना पड़ता है। और वो स्टिमुलेट करने के लिए जो प्लांट को स्टिमुलेट करता है, बायोलॉजिकली डिराइव होता है, उसको हम कहते हैं बायोस्टिमुलेंट। और वो बायोस्टिमुलेंट जो पौधे के बॉडी को एक्टिवेट करता है, इनर्जाइज करता है, इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाता है, राइट फ्रॉम द जर्मिनेशन टू अप टू द हार्वेस्ट। वो कुछ साइंस बेस्ड टेक्नोलॉजी ड्रिवन उत्पाद होते हैं। और वो उत्पाद, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि मोदी केयर जैसी एक ऑर्गेनाइजेशन जो लोगों के वेलनेस पर बात करती है, देयर आर नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जिनको हमने देखा है कि लोगों को, ये कई ऑर्गेनाइजेशन चाहते हैं कि लोग बीमार पड़े फिर हम उनको ठीक करें जी। पर ये एक ऑर्गेनाइजेशन जो हमेशा ये चाहता है कि हमारा पौधे की वेलनेस की बात करें, मनुष्य के वेलनेस की बात करें, मनुष्य के हमेशा हंसते खिलखिलाते चेहरों की बात करें, ये वो ऑर्गेनाइजेशन है। इस ऑर्गेनाइजेशन ने इतना बढ़िया उत्पाद दिया है मोदी केयर ने कि जिसकी बखान तो जितना शब्दों में करें कम पड़ेगा। वो उत्पाद का नाम है एक्टिव मैक्स। और ये पूरी जो अजैविक तनाव की हमने बात की, ये पूरी चेन को संतुलित करने वाला उत्पाद एक्टिव मैक्स है। आप अगला सवाल पूछेंगे, मुझे मालूम है शरद जी, उसके पहले मैं थोड़ा उसके शब्द पे बता दूं कि एक्टिव मैक्स बेसिकली दो शब्दों का मिश्रण है, एक्टिव प्लस मैक्स। मतलब ये कि ऐसा उत्पाद जो मैक्सिमाइज करता है। क्या मैक्सिमाइज करता है? एक्टिविटीज। कौन सी एक्टिविटीज? पौधे के अंदर की पूरी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज, पौधे के अंदर की पूरी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को मैक्सिमाइज करता है। और अभी हमने बताया कि पौधे के अंदर की अगर फिजियोलॉजिकल और मेटाबॉलिक एक्टिविटीज मैक्सिमाइज होंगी, एक्टिवेट होंगी, स्टिमुलेट होंगी, तो पौधा अजैविक तनाव को ऐसे कुचल कुचल करके मारेगा कि आप देख सकते हैं, और अपने उत्पादन पर आंच नहीं आने देगा। ये उत्पाद है एक्टिव मैक्स। बहुत बढ़िया सर, आपने जिस हिसाब से बताया है एक्टिव मैक्स के बारे में, मैं खुद बहुत एक्साइटेड हो गया हूँ इस प्रोडक्ट के बारे में जानने के लिए। ऑफ कोर्स हम ट्रेनिंग्स करते आए हैं, लेकिन आज जो हमारे पास अपॉर्चुनिटी है इस प्रोडक्ट के विज्ञान की जानने की, आई एम श्योर कि जितने भी हमारे इस समय इस चैट को देख रहे हैं वो बहुत ध्यान से अब इसको समझेंगे। सर, जैसे आपने बताया कि अंदरूनी शक्ति बढ़ाने के लिए हमें सिर्फ ऊपर ऊपर से काम नहीं करना, जड़ के ऊपर काम करना है। जो रीजन है कि क्यों इम्यूनिटी कम है या क्यों इस तरह के तनाव को पौधा नहीं झेल पा रहा, उसकी जड़ तक जाना है। और ऐसे ही जब हम भी बात करते हैं ह्यूमन हेल्थ की, वेलनेस के बारे में, तो वी टॉक अबाउट सेलुलर न्यूट्रिशन। अगर कोशिकाएं स्वस्थ हैं तो पूरा शरीर स्वस्थ रहेगा। और मैं आपकी बातों से समझ पा रहा हूँ कि एक्टिव मैक्स भी सिर्फ एक फॉर्मेलिटी नहीं करता कि ऊपर ऊपर से हमने कुछ न्यूट्रिशन दे दिया, जबकि वो पौधे को अंदर से मजबूत बनाता है। तो सर, ऐसा क्या है एक्टिव मैक्स में? क्या विज्ञान है एक्टिव मैक्स के पीछे? क्या क्या उसकी कॉम्पोजिशन है? कैसे उसको बनाया गया है? क्यों एक्टिव मैक्स पौधे के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद है? सर, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए प्लीज। बेसिकली हम ये जानते हैं शरद जी कि उत्पादन को प्रभावित करने वाले कुछ कारक होते हैं। जैसा अभी हमने कहा कि एबायोटिक स्ट्रेस है, अब अजैविक तनाव है, जैविक तनाव है, और दूसरा होता है पौधे की जो इनर पोटेंशियल होता है, जिसको हम कहते हैं कि उसकी जो ट्रू जेनेटिक पोटेंशियल होती है। अब अगर हम ये बात करते हैं कि बेसिकली एक्टिव मैक्स के बारे में कि एक्टिव मैक्स की टेक्नोलॉजी क्या है, तो अगर मैं उसको सारांश में और सरल शब्दों में बताना चाहूं तो आप ये समझिए कि एक्टिव मैक्स को एक टेक्नोलॉजी लाई गई है जिसको हम कहते हैं आईनेट टेक्नोलॉजी। और वो टेक्नोलॉजी का फुल फॉर्म है इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी। बिकॉज एक पार्ट ये होता है कि ये एक ऐसा विषय है जिस विषय पर हमको इंग्रेडिएंट्स इस तरीके के लाने पड़ेंगे जो इंग्रेडिएंट पौधे के पूरी सिस्टम पर अलग अलग स्टेज पर अलग अलग साइट पर जाकर के काम करें, नंबर वन। दूसरा ये कि ये सारे इंग्रेडिएंट्स का जो एक कंप्लीट रेसिपी और एक टेक्नोलॉजी इसके साथ में लगाई जाती है वो बड़ी डिफरेंट होती है। आज एक्टिव मैक्स को हम ये कहते हैं कि ये एक बायो टेक्नोलॉजी, बायो माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च प्रोडक्ट है। इट्स नॉट अ सिंपल प्रोडक्ट, इट्स नॉट वन कंस्टिट्यूएंट और वन इंग्रेडिएंट की कोई एक इंग्रेडिएंट इसके अंदर में लाया है, दो इंग्रेडिएंट लाए और घोल करके तैयार कर दिया गया। ये पिछले 50 साल का जो एक इतिहास है, इंडोफिल की इतनी बड़ी लेगेसी है अनुसंधान की, रिसर्च की, उसके पश्चात इस तरीके के उत्पाद, इस तरीके की टेक्नोलॉजी खोज निकाली गई। और इस पे ये देखा गया जो सबसे बड़ी बात होती है पौधे की पूरी टेक्नोलॉजी, पौधे के पूरे अंदर की इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग करने के लिए और अजैविक तनावों को
सहने की क्षमता पैदा करने के लिए Right. उसपे चीजें आती हैं माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स, उसमें Okay. चीजें आती हैं कि आपका बायो एक्टिव सर्फेक्टेंट, उसमें चीजें आती हैं एंजाइम्स, उसमें चीजें आती हैं हार्मोन्स, उसमें चीजें आती हैं बीटेन्स, फिर जाकर के इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी से माध्यम से आईनेट का एक उत्पाद तैयार होता है और इसको हम कहते हैं एक्टिव मैक्स। एक्टिव मैक्स में ये है कि सारी चीजें जिस तरीके से मिला करके एक प्रॉपर कंपोजिशन, प्रॉपर इंग्रेडिएंट, एक साइंटिफिक प्रोसेस के साथ में मिलाया गया है, उस पे हम ये कह सकते हैं पूरे विश्वास के साथ शरद जी कि अगर लोगों ने एक्टिव मैक्स को रिकमेंडेड स्टेजेस पे जो अनुशंसित अवस्थाएं हैं, अनुशंसित मात्रा है, उस पे अगर इस्तेमाल करेंगे तो ये एक ऐसा उत्पाद है जो कोई एक फसल पर डिपेंडेंट नहीं है, कोई एक ज्योग्राफी स्पेसिफिक नहीं है। कोई भी फसल हो, कोई भी ज्योग्राफी हो, हर जगह हर तापमान पर एक्टिव मैक्स खरा उतरता है और अपने कारण, अपनी टेक्नोलॉजी के कारण, अपने कॉन्स्टिट्यूएंट्स के कारण पौधे के उत्पादकता पर एक सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट करके देता है। ये इंप्रूवमेंट ना केवल क्वांटिटेटिव बट क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट बहुत अच्छा देता है। ये वो उत्पाद है और इसीलिए हम कहते हैं कि ये आईनेट टेक्नोलॉजी जो हमने इसके साथ लगाई है ये दुनिया में और किसी के पास नहीं है। ये हमारी अपनी टेक्नोलॉजी है, अपनी खोजी हुई टेक्नोलॉजी है, कॉन्स्टिट्यूएंट्स हमारे खुद के बनाए हैं और उसके बाद हमने आयरलैंड से लेकर के ये प्रोडक्ट तैयार किया गया। इसकी यही यूनिक विशेषता है, उसके वजह से ये उत्पाद आज इतना लाइक किया जा रहा है और जहां पर भी लोग एक बार इस्तेमाल करते हैं लोग इसके भक्त हो जाते हैं कि यार भी एक्टिव मैक्स के बिना दोबारा तो हमको खेती करना ही नहीं है। इस तरीके के लोगों के संदेश हमारे पास आते हैं। एब्सोल्युटली सर, मोदी केयर में भी एक्टिव मैक्स इस समय किसानों का सबसे ज्यादा फेवरेट प्रोडक्ट बन चुका है और हमारे पास भी लगातार इसके ऊपर टेस्टिमोनियल्स आते हैं कि डिफरेंट क्रॉप्स के ऊपर कैसे किसानों ने इसके ऊपर बेनिफिट लिया है और ये प्रोडक्ट हमारे कंसल्टेंट्स के बिजनेस को भी कई गुना तेजी से आगे बढ़ा रहा है। सर, आपने जो बात करी आईनेट टेक्नोलॉजी के बारे में, इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी, जैसे कि ऑफ कोर्स मैं नाम से भी समझ पा रहा हूँ, न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं जो पौष्टिक तत्व उनको ये एनेबल कर देता है, पौधा उसको सही तरीके से इस्तेमाल कर सकता है और उसके बाद उसका विकास बहुत अच्छा होता है। तो सर इसमें एग्जैक्टली क्या क्या, अगर हम बात करें, आपने माइक्रोबियल मेटाबोलाइट्स की बात करी, आपने सीवीड एक्सट्रैक्ट्स की बात करी, बिटेन्स की बात करी, एग्जैक्टली क्या क्या इसमें जाता है? अगर हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में बात कर सकें, किस तरह के मेटाबोलाइट्स हैं, किस तरह का सीवीड है और इसके अलावा क्या चीजें हैं सर? बहुत बढ़िया। जैसा इसका नाम है शरद जी कि बेसिकली इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी, पहला तो इसका नाम ही इसकी परिभाषा है। इसको हम इस तरीके से परिभाषित करते हैं कि जैसे अंग्रेजी में एक शब्द होता है एबीएलई, एबल, एबल मतलब होता है काबिल या योग्य जी, इनेबल ENABLE इनेबल मतलब होता है काबिल होना और इनेबलर जब जोड़ देते हैं मतलब काबिल बनाना, योग्य बनाना। तो इंडोलाइफ न्यूट्रिएंट इनेबलर टेक्नोलॉजी का मतलब है कि ऐसी टेक्नोलॉजी, ऐसी तकनीकी जो न्यूट्रिएंट को काबिल बनाता है, न्यूट्रिएंट को इनेबल करता है। अब न्यूट्रिएंट को इनेबल कैसे करता है? न्यूट्रिएंट को इनेबल ये अलग अलग प्रोसेस के माध्यम से करता है और इस तरीके से करता है कि पौधा उसको प्रॉपर वे पे एब्जॉर्ब कर सके, ट्रांसलोकेट कर सके, मेटाबोलाइज कर सके और उसके बाद में एसिमिलेट कर सके पौधे के ब्लड में। पौधे का ब्लड का मतलब होता है कोशिका रस, जिसको हम कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो वहां पर जाकर के एसिमिलेट हो सके, स्वांगीकरण हो सके, जिससे पौधे के एनर्जी में काम आ सके। ये टेक्नोलॉजी का नाम होता है आईनेट टेक्नोलॉजी। जरूरत क्यों पड़ी इस चीज की? जरूरत इसलिए पड़ती है शरद जी कि आज हम ये देखते हैं कि हमारे किसान भाई चारों तरफ पूरे हिंदुस्तान के एक जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम विजिट करते हैं, जाते हैं, लोगों के साथ बात करते हैं, लोगों के खेतों पे जाते हैं। हमने ये देखा है कि तरह तरह के महंगे से महंगे उत्पाद लोग किसान डालते हैं, लेकिन उन उत्पादों का हमारा ICAR जो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद है, उसका डाटा ये कहता है कि जितनी भी चीजें आप इस्तेमाल करते हैं पौधे की ग्रोथ बढ़ाने के लिए, पौधे की उत्पादकता बढ़ाने के लिए, उपज बढ़ाने के लिए, उसका 40 से 50% ही पौधा ले पाता है, बाकी पौधा ले नहीं पाता। तो सवाल ये आता है कि वो बाकी कहाँ जाता है? वो जब जाता है वो या तो इवापोरेट हो जाएगा, वाष्पीकरण हो जाएगा, अथवा इस तरीके के रूप में परिवर्तित हो जाएगा कि पौधा उसको उपयोग नहीं कर पाएगा। ये सारी चीजों को जो 50% वेस्ट जाता है, उसको पौधे को वापस किस तरीके की टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम उपयोग करवा सकते हैं, वो काम आईनेट करता है। करता कैसे है वो मैं आपको बता दूं सब। जी सर। क्योंकि आईनेट को अगर हमें डिफाइन और दूसरे तरीके से करूं तो हम ये डिफाइन करते हैं कि 4 बेसिक बकेट ले लेते हैं 4 कंपोनेंट में।
पहला बकेट हम ले लेते हैं इसका रॉ मटेरियल, जो हमारे उत्पाद का एक्टिव मैक्स में है वो रॉ मटेरियल किस तरीके से है, जो आईनेट की धारा को जोड़ने में मदद करता है। तो इसके अंदर हमने आईनेट में एक्टिव मैक्स में ऐसा कंटेंट लिया जिसको हम कहते हैं ओशनिक प्लांट, और वो हमने ऐसी जगह से मैं मंगवाता हूँ विदेशों से जहां कई बार 6 महीना अंधेरा, 6 महीना प्रकाश रहता है। राइट। जब 6 महीना प्रकाश रहता है उस समय पर पौधा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन बनाता है। राइट। पौधे के अंदर इतना इंटेलिजेंस होता है शरद जी कि पौधे को यह पता होता है कि 6 महीना जब अंधेरा होगा तब हम भोजन नहीं बना पाएंगे, पर उस समय भोजन तो लगेगा पौधे को। तो उस समय पहले जो 6 महीना भोजन बनाता है इतना ज्यादा बना करके स्टोर कर लेता है, और जब 6 महीना प्रकाश के बाद अंधेरा आने का टाइम होता है, कई वैज्ञानिक हमारे जाते हैं वहां से हार्वेस्ट करके लाते हैं, और वो जो पूरा स्टोर हाउस होता है न्यूट्रिएंट का उसको हम प्रोसेस करके फिर रॉ मटेरियल अपने लिए तैयार करते हैं एक्टिव मैक्स के लिए। आप सोचिए कितना बड़ा इंटेलिजेंस है पौधे का सर। और जो ये रॉ मटेरियल है, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, जो ये रॉ मटेरियल है ओशनिक प्लांट्स की आपने बात करी, सो दिस इज ऑर्गेनिक। आई एम श्योर जहाँ पे ये ओशन से हम ये निकाल के लाते हैं वहां तक दूर दूर तक आबादी नहीं है, दूर दूर तक केमिकल सिंथेटिक्स कुछ भी ऐसा नहीं होता। करेक्ट करेक्ट करेक्ट। ये ऑर्गेनिक सर्टिफाइड भी है सर, OMRI जो एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है उससे सर्टिफाइड भी है हमारा ओशनिक प्लांट। फिर इसके बाद हम उसको लेकर के आते हैं, फिर हम रिसर्च बैक्टीरिया उसके अंदर में और कई चीजें मिक्स करते हैं, फिर फर्मेंटेशन की प्रोसेस से गुजारते हैं, और उसके बाद में माइक्रोबियल मेटाबोलाइट निकालते हैं। हमें ये पता होता है कि कौन सा बैक्टीरिया किस तरीके के मेटाबोलाइट्स देगा, कौन से टेम्परेचर पे, कौन से क्लाइमेट क्रिएट करने पर, और वो मेटाबोलाइट प्लांट के सिस्टम को कहां पर हिट करेगा, पॉजिटिवली कहां हिट करेगा। ये पूरी कंप्लीट स्टडी हमारे अनुसंधान केंद्र मुंबई में जो हमारा R&D सेंटर है वहां पर की जाती है, और वो करने के बाद में हमारे वैज्ञानिकों ने फार्मूलेशन की एक्सपर्टीज उनके पास है, तो इसको पूरा एक चेन पर पिरो करके और एक रेसिपी तैयार करते हैं, और उस रेसिपी के माध्यम से फिर आईनेट का उत्पाद एक्टिव मैक्स बनता है सर। क्या बात है सर, ये हुई ना सर विज्ञान की बात। आई एम श्योर अब जब हम ऐसा उत्पाद जब यूज करेंगे अपने फसलों के ऊपर तो फायदे मिलने तो निश्चित हैं सर। ब्रिलियंट सर, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। तो जब किसान इसको इस्तेमाल करते हैं फसलों के ऊपर तो उनके वो क्या क्या फायदे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? जैसे आपने क्वांटिटेटिव बेनिफिट्स की बात करी, क्वालिटेटिव बेनिफिट्स की बात करी, तो किस तरह का बेनिफिट वो एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने फसलों के ऊपर? वेरी गुड। इसमें शरद जी ये है कि जैसा जब भी वो पौधे पे इस्तेमाल करेंगे तो उनको ये मान करके चलना है कि वो 24 घंटे से 48 घंटे के अंदर पौधे के सिस्टम पे जाकर के काम करना चालू कर देगा। हर आयाम को जगाएगा, क्योंकि वो उसका काम ही है कि प्रेरित करना। वो पौधे को जाकर के पूरी मेटाबॉलिक प्रोसेस, उसके रेस्पिरेशन को ठीक करेगा, उसके ऑस्मोसिस को ठीक करेगा, उसके डाइजेशन को ठीक करेगा, उसकी फोटोसिंथेसिस को ठीक करेगा, उसकी पूरी प्रोसेसेस को, फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस को ठीक करेगा, और उसके उपरांत वो असर ये देखेंगे कि पौधा अगर जर्मिनेशन स्टेज पर है, जहां पर लोगों ने इस्तेमाल किया सीड में, तो जर्मिनेशन परसेंटेज बढ़ जाएंगे। पौधे का जो उसका पौध निकलेगा उसका विग्रोसिटी, ओजस्विता, जिस तरीके की बॉडी लैंग्वेज मैं बता रहा हूं ऐसे ही वो पौधे का छोटा सा नन्हा सा पौध अपनी बॉडी लैंग्वेज बताता है कि मैं कितना ओजस्वी हूं, कितना विग्रस हूं, और ये विग्रोसिटी हमारी जो है वो है केवल एक्टिव मैक्स के बदौलत। फिर जब पौधा और बड़ा होता है तो उसके अंदर में नंबर ऑफ ब्रांचेस निकलती हैं, जिसको हम कहते हैं कनसे फूटना, या धान या बाकी सीरियल क्रॉप बोलते हैं नंबर ऑफ टिलर्स निकलना, तो कनखे ज्यादा निकलेंगे। फिर उसके बाद में अगली स्टेज में और आएंगे तो देखेंगे कि जब वो प्री फ्लावरिंग स्टेज आती है तो कैसे ब्लूमिंग स्टेज आती है, पौधे के अंदर में कैसे पेनिकल्स निकलना चालू होते हैं, और पौधा पूरा कंप्लीट फुल ऑफ फ्लावर। फुल ऑफ फ्लावर का मतलब यह है कि जितनी उसकी जेनेटिक पोटेंशियल है, अगर उसकी जेनेटिक पोटेंशियल एक ब्रांच की 10 फ्लावर देने की है तो 10 के 10 फ्लावर एक्टिव मैक्स निकलवाने में मदद करेगा। 10 के 10 फ्लावर पर उतने में ही छोड़ेगा नहीं शरद जी। उसके बाद वो उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ा होगा और ये कहेगा कि एक भी फ्लावर को गिरने नहीं दूंगा। अरे वाह। और एक एक फ्लावर पे फल लेकर के आएगा। करेक्ट। और उसके बाद जब वो एक एक फ्लावर पर फल आएगा, फिर वो फल अपनी पूरी मैच्योरिटी तक जाएगा। इस तरीके से पूरी सिस्टम को ठीक करके और एक अच्छा मैक्सिमम उत्पादन एक्टिव मैक्स दे पाएगा। ये चीज किसान वाच कर सकते हैं। अभी मैं अगर किसानों को कहूंगा कि उसमें ऑस्मोटिक प्रोसेस में इस तरीके के चेंज होते हैं, तो वो उनको उतना विज्ञान उनके काम का भी नहीं है। उनको तो ये कि उनको असर कैसे दिखेगा, ये चीज अगर उनको पकड़ में आ जाए तो बढ़िया। एक और बड़ी चुनिंदा बात मैं आपको बताऊं शरद जी, जो मैंने मेरे खुद के 2 डिकेड से ज्यादा का कैरियर हुआ, मैं इंडिया के बाहर करीब 15-20 कंट्रीज में जाकर के तालुका लेवल पर मैंने किसानों के बीच में काम किया, चाहे जॉर्डन हो, फिलीपींस हो, इंडोनेशिया हो, वियतनाम हो, श्रीलंका, कई कंट्रीज मैंने जाकर गाँव में काम किया।
और मैंने ये समझा बारीकी से कि कई ऐसे उत्पाद होते हैं बाजारों पे, मैं कभी किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन कई चीजें ऐसी होंगी कि जिनको आपने डाला तो टिलर्स बढ़ाएंगे पौधे में, कन से बढ़ाए, लेकिन किसान को यह समझना जरूरी है कि केवल टिलर बढ़ाने से नहीं, प्रोडक्टिव टिलर बढ़ाना इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पौधे में 8 कंसों की जगह पे 12 कंसे आ गए, लेकिन आपके 12 कंसों में से केवल 6 कंसों में बालियां निकल रही, तो आप ये मानिए कि आपकी जो उत्पादक टिलर्स की संख्या है वो 6 है, 12 नहीं है। हमारा उत्पाद का ये है, हमने ये अनुसंधानों में पाया है, हम अपने जो इंटरनल डेमोन्स्ट्रेशंस लगवाए उनपे हमने पाया कि अगर नॉर्मल वे पे 8 टिलर्स आते हैं, तो जहां पर आपने एक्टिव मैक्स इस्तेमाल किया वहां पर 12 तो टोटल टिलर निकलेंगे, लेकिन आपके ईयर बियरिंग टिलर होंगे जिनमें बालियां निकलेंगी वो 8 वाले 10 होंगे। और अगर एक एक पौधे पे 2-2 टिलर्स ज्यादा होंगे, 2-2 बालियां ज्यादा होंगी, तो 1 एकड़ पर आप निकाल सकते हैं क्या फर्क लेकर के आएगा सर। बिल्कुल सही बात है सर, यही हमारी इस बातचीत का उद्देश्य भी था कि कैसे कम जमीन से ज्यादा हम पैदावार लें और कैसे किसानों की और अच्छे उनको हम जीवन प्रदान कर सकें। और जो आपने बताया कि जिस भी स्टेज पे हम एक्टिव मैक्स को यूज करेंगे, बेसिकली उसी स्टेज में हमें बेनिफिट्स दिखने शुरू हो जाएंगे। और हमें ये मालूम है कि पौधे की जो डिमांड है या जो पौधे की मांग है वो हर स्टेज पे डिफरेंट होती है। तो अगर मैं ये कहूं कि एक्टिव मैक्स को मालूम है पौधे की मांग, तो वो कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि उसकी मांग को पूरा कर रहा है एक्टिव मैक्स। मतलब ये तो हमारा दिल की शब्द आपने ले लिया शरद जी। हम तो कई बार ये बात कहते हैं, हम और आप जब आपस में बात करते हैं और कई बड़े वेबिनार में भी, कि हम समझें पौधों की मांग, और यहाँ पर हम का मतलब न शरद चौधरी न डॉक्टर अमित त्रिपाठी एक्टिव मैक्स, हम समझें पौधों की मांग एक्टिव। इतना इंटेलिजेंट प्रोडक्ट बनाया है शरद जी, इतना ब्रिलियंट प्रोडक्ट बनाया है कि पौधे की पूरी मांग को समझे और उसके हिसाब से रिस्पॉन्ड करे। एकदम परफेक्ट वर्ड है। तो सर इसको इस्तेमाल कैसे करना है? आई एम श्योर किसानों को कोई बहुत ज्यादा लेबर या एफर्ट या टाइम या पैसा इसको इस्तेमाल करने पे नहीं लगाना पड़ेगा, इसको इस्तेमाल करना बहुत आसान होगा। इसको इस्तेमाल कैसे करना है एक्टिव मैक्स को? इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि अलग अलग स्टेजेस पर लोग इस्तेमाल करते हैं। तो हम ये कहते हैं जैसे 3 स्टेजेस होती हैं। एक होता है कि वेजिटेटिव ग्रोथ की स्टेज पर, दूसरा होता है जब वो फ्लावर आते हैं फ्लावर इनिशिएशन पे, और तीसरा होता है फ्रूट सेटिंग की स्टेज पर। 3 स्टेज पर इसको हम रिकमेंड करते हैं। अब अगर हम देखें कि लोग, तो ये 3 स्टेजेस होती है रिकमेंड करने के लिए। अब अगर आप आगे पूछेंगे कि नहीं कैसे करते हैं, तो फिर हम और अगले प्रोसेस में आ जाएंगे। बट अगर मेथड की बात कर दें तो मैं आपको बता दूं कि बीज उपचार पे भी लोग इस्तेमाल करते हैं। रूट का मतलब बीज उपचार में सीड की कोटिंग करते हैं, सीड को डिप करते हैं, रूट को डिप करते हैं, और बाकी फिर अगले स्टेजेस में फिर उसको फोलियर स्प्रे करते हैं लोग। सो बेसिकली इसको स्प्रे करना है। जब आपने वेजिटेटिव की बात करी या फ्लावरिंग और फ्रूटिंग की बात करी, सो किस मात्रा में कैसे इसको स्प्रे करना है सर, एक बार हम अपने किसानों भाइयों को बता देते हैं। इस पे ये है सर कि जो वेजिटेटिव स्टेज है और जो प्री फ्लावरिंग स्टेज है, पूरी स्टेज में 1 ml प्रति लीटर ऑफ वाटर, बहुत बढ़िया, 1 मिलीलीटर दवाई 1 लीटर वाटर की मात्रा के हिसाब से उसका सांद्र बना लें और उसके बाद उसको स्प्रे करना है। तो यानी कि दूसरा जी। तो किसानों के पास एक नॉर्मल 15 लीटर का एक टैंक रहता है जो वो अपनी पीठ पे टांगते हैं और स्प्रे करते हैं। तो उस 15 लीटर में टैंक में पानी के साथ 15 ml एक्टिव मैक्स मिलाना और नॉर्मल तरीके से स्प्रे करते हैं। एक छोटा सा सुझाव मेरा होगा शरद जी कि अगर लोग ये करें कि अगर लोगों को ये है कि 15 लीटर के टैंक में मिलाना है, तो एक छोटा सा मग्घा ले लें या डब्बा ले लें, उसमें थोड़ा पानी ले लें करीब 250 ml, और उसमें 15 ml ये एक्टिव मैक्स को मिला लें। उसका मास्टर सोल्यूशन बन जाएगा। और उसके बाद में मास्टर सोल्यूशन बनाने के बाद में पहले वो अपने स्प्रेयर टैंक में थोड़ा पानी भर लें, फिर थोड़ा ये डाल दें, फिर थोड़ा पानी भर लें, फिर थोड़ा डाल दें, फिर पूरा पानी भर के पूरा डाल दें और एक लकड़ी से उसको हिला दें। उसके बाद आप चमत्कार इसका देखिए। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो वेजिटेटिव यानी कि जब पौधे की ग्रोथ शुरू हुई है, प्री फ्लावरिंग जब फूल निकलने शुरू होने वाले हैं, और फिर उसके बाद जब फल निकलने शुरू हो रहे हैं, और फल निकलते हुए क्योंकि अब हमें पैदावार मिल रही है, तो उस समय इसको 1 ml इस्तेमाल करना है या 2 ml 1 लीटर पानी? फल की अवस्था में जब फ्रूट स्टेज होता है तब 2 ml पर लीटर वाटर। 2 ml बिल्कुल, क्योंकि उस समय मांग ज्यादा होगी। मांग ज्यादा होता है, क्योंकि वो कई बार हम सब लोग तो बात करते हैं, सब समझते ही हैं कि बेसिकली जब पौधे के अंदर में मतलब फ्रूटिंग स्टेज जब चालू होती है, मतलब उसकी प्रेगनेंसी स्टेज होती है, उस टाइम पर उसकी जो न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट है, जितना अच्छा खुराक हम देंगे उतना अच्छा हम उत्पादन और उपज की कल्पना कर सकते हैं। इनफैक्ट हमारे पास कई सारे टेस्टिमोनियल्स भी आए हैं कि जब इन्होंने
फ्रूट सेटिंग स्टेज में एक्टिव मैक्स का स्प्रे किया है, तो नॉर्मली जो पहले फल टूट कर गिर जाते थे, अभी पका नहीं हुआ फल और पहले ही गिर गया, पकने से पहले गिर गया, तो ऐसा दिखने में बहुत कम आया। जो फल है वो टहनी पे ही रहता है, टूट के गिरता नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा जो एक बेनिफिट किसानों को देखने में मिला है एक्टिव मैक्स का इस्तेमाल करने के बाद। ये पॉइंट जो कि आपने रेज कर दिया सर जी, तो मुझे 1 मिनट और अलाउ कर दीजिए, मैं थोड़ा इसमें बात कर लूं कि जो फूल झड़ते और जो फल झड़ते हैं, उसकी जो फिजियोलॉजिकल प्रोसेस है वो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं सर, कि बेसिकली एक लेयर बनती है जिसको हम कहते हैं एब्सिशन लेयर। मतलब वो जो डंठल होता है, डंठल बीच में से एक एब्सिशन लेयर बनती है और उसके बाद वो डंठल वहां से अलग होता है, वो फूल या फल झड़ जाते हैं। उसके पीछे के जो कारण होता है वो कई बार न्यूट्रिशनल डिफिशियंसीज भी होती हैं, हार्मोनल इंपैक्ट होते हैं, वो ठीक होता है। एक्टिव मैक्स अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उससे बहुत लार्जर स्केल पर बेनिफिट मिलता है और वो प्रॉब्लम नहीं आ पाती है। वेरी नाइस, वेरी नाइस। और सर सीड ट्रीटमेंट के लिए इसे कैसे इस्तेमाल करना है, फॉर सीड कोटिंग या सीड डिपिंग या रूट इसके लिए 3 तरीके होते हैं सर। एक होता है जिसको हम कहते हैं सीड ट्रीटमेंट, उसके लिए हम ये कहते हैं कि 2 से 3 मिलीलीटर एक्टिव मैक्स को ले लें 1 लीटर पानी में और उसको घोल बना लें और बीज को उसके अंदर में सोक कर दें। सोक करने के बाद उसको बाहर निकालें, थोड़ा सा हल्का सा छांव में सुखा दें और उसकी बोनी करते हैं। ये होता है सीड ट्रीटमेंट। दूसरा होता है सीड कोटिंग करते हैं। सीड कोटिंग के लिए हम क्या करते हैं कि 2 से 3 मिलीलीटर जो ये है अपना एक्टिव मैक्स है, उसको इक्वल क्वांटिटी ऑफ वाटर में लेकर के 1 केजी बीज में, 1 केजी सीड में हल्के हाथों से, जैसे मतलब ग्लव्स हाथ में पहन करके, और ऐसे उसको मिक्स कर दें प्रॉपर वे पे, अथवा ऐसे मिक्स कर दें, अथवा कोई बड़ा पॉलीथीन का पैकेट ले लें या तो बड़ा भगोना ले लें, उसमें ये दवाई को ऐसा डाल के और उसको ऊपर नीचे ऐसा कर दें तो पूरी तरह से उस सीड की कोटिंग हो जाती है। और तीसरा मेथड होता है रूट डिपिंग। रूट डिपिंग में हम ये कहते हैं कि 2 से 3% का सोल्यूशन बनाते हैं एक्टिव मैक्स का, और जो सीडलिंग होती है, जो पौध होता है, उसको हम उसकी रूट्स को उसके अंदर में 4 से 5 मिनट तक डिप करके रखते हैं और उसके बाद उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। जैसे पेडी में हमने देखा है, हमारे पास बहुत अच्छे इसके परफॉर्मेंस हमने देखे हैं रूट डिपिंग के पेडी में। पेडी में लोग सीड ट्रीटमेंट भी करते हैं, जहां पर लोग डायरेक्ट सोइंग करते हैं, लेकिन जहां पर ट्रांसप्लांटेशन करते हैं वहां पर लोग रूट डिपिंग बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से लोग करते हैं, भूलते नहीं। मैं कई बार इसमें उदाहरण देता हूँ शरद जी, कि जैसे अगर हम अपने घर से किसी को विदा करते हैं तो हम उसको कितने स्वागत सत्कार और कितने आओ भगत के साथ विदा करते हैं अपने घर के बच्चों को। उस तरीके से ये है कि हमारा जो नर्सरी में 21 डेज हमारे साथ बिताया हुआ हमारा पौध होता है धान का, जी, उसको जब हम वहां से उखाड़ करके और दूसरे मुख्य खेत पर ट्रांसफर करते हैं तो एक तरीके से यही है, उसको मायके से ससुराल भेजते हैं। और उस टाइम पर उसको अगर हम प्रॉपर वे पे ट्रीट करके देते हैं, कि अगर हम उसको प्रॉपर पोषक तत्वों के साथ भरपूर करके देंगे, कि जब वो अपनी नई जगह पे जाकर के ट्रांसप्लांट होगा तो उसकी जो रूट्स का एस्टेब्लिशमेंट है वो बहुत जल्दी प्रॉपर वे पे खड़ा हो जाएगा, प्रॉपर वे पे सेकेंडरी टर्सरी रूट्स एस्टेब्लिश हो जाएंगी जल्दी से जल्दी। तो पौधे में जो ट्रांसप्लांटेशन जर्क लगता है, ट्रांसप्लांटेशन शॉक लगता है, जिसको हम कहते हैं कई बार कि पौधे को बुखार आता है 10 दिन तक, वो कम हो जाता है। 2 दिन 3-4 दिन के अंदर में पौधा अपने आप रिस्टैंड हो जाता है और पौधा आगे बढ़ जाता है। सर आपने बहुत ही अच्छा, बहुत ही भावनात्मक एग्जाम्पल ये दिया है, क्योंकि एक किसान के लिए उसके पौधे उसके बच्चों से कम नहीं होते। और जब एक नर्सरी से वो पैडी को एक मेन फील्ड में ट्रांसप्लांट कर रहा है तो किसान चाहेगा कि उसकी जो पैडी वो ट्रांसप्लांट कर रहा है वो मजबूत हो और वो उसको वो शौक या वो जर्क ना लगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। सो ये तो बात हो गई हमारे एक्टिव मैक्स की, और जिसके हमारे पास बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं और बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारे कंसल्टेंट्स एक्टिव मैक्स को प्रमोट कर पा रहे हैं। इसके अलावा सर मोदीगर में 2 प्रोडक्ट और हैं हमारे पास, इनफैक्ट 3 प्रोडक्ट और हैं, जिसमें से 2 हैं एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड। एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड ये सर्फैक्टेंट्स हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं। एक्टिव 80 सिंथेटिक सर्फैक्टेंट है, एक्टिव 80 गोल्ड वेजिटेबल से डिराइव्ड सर्फैक्टेंट है। अब क्योंकि दवाइयां छिड़काव करनी है, हर्बिसाइड छिड़काव करने हैं, या इस तरह का हमारा प्रोडक्ट छिड़काव करना है, तो आपका क्या मानना है जो इस तरह के सर्फैक्टेंट्स हैं एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड, ये कैसे छिड़काव को फैलाकर, पानी के सतही तनाव को तोड़कर कैसे इसके फायदों को और बढ़ा सकते हैं? बहुत बढ़िया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस तरीके की चीजों को समझना और समझाना और इस्तेमाल करना। सर मैं ये कहता हूं, मैं एक्टिव मैक्स के बारे में मैंने इतनी बात की, एक्टिव मैक्स में कहता हूँ चमत्कारी उत्पाद है, लेकिन चमत्कार तो तब करेगा जब प्रॉपर वे पे पौधे के सिस्टम के अंदर पहुंच पाएगा। अब सवाल ये है कि पौधे के पत्ती पे आपने एक्टिव मैक्स का स्प्रे किया सर, लेकिन अगर एक्टिव मैक्स को स्प्रे करने के टाइम पर आपने एक्टिव 80 एक्टिव 80 गोल्ड उसके साथ मिलाया तो उसके कारण उसका सरफेस टेंशन ब्रेक करेगा
पृष्ठ तनाव ब्रेक करेगा। एक बूंद एक्टिव मैक्स की पड़ेगी तो तुरंत वो ज्यादा से ज्यादा पत्ती की सतह पर फैल जाएगा, ज्यादा से ज्यादा पत्ती की सतह पर फैलेगा तो ज्यादा से ज्यादा सरफेस एरिया मिलेगा अंदर जाने के लिए पौधे के। ये काम जितना बखूबी एक्टिव 80 और एक्टिव 80 गोल्ड करेगा, उतना ही बखूबी एक्टिव मैक्स परफॉर्म करेगा। ये बात केवल एक्टिव मैक्स के साथ नहीं शरद जी, ये सारे उत्पाद, चाहे किसान हर्बिसाइड इस्तेमाल करता हो, खरपतवार नाशक, चाहे कीटनाशक, चाहे फंजीसाइड यानी कवक नाशक, कुछ भी इस्तेमाल करता है, किसान को तो ये सूत्र बांध लेना चाहिए कि जब भी स्प्रे करना है विदाउट एक्टिव 80 गोल्ड के स्प्रे ही नहीं करना है, चाहे कोई भी उत्पाद। एब्सोल्युटली सर। और हमारे पास भी बहुत सारे इसके टेस्टिमोनियल्स आए हैं जब एक्टिव 80 के साथ कोई भी छिड़काव किया गया है। अगर वो दवाइयों का छिड़काव है तो जो दो दवाइयों के छिड़काव में फ्रीक्वेंसी है वो थोड़ा सा उसमें गैप बढ़ गया है, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम होना शुरू हो गया है, पेस्टिसाइड्स ने अच्छे तरीके से काम किया, कीड़े कम लगे, फसल की पैदावार अच्छी बढ़ी, और बहुत ही सिंपल तरीके से काम करता है एक्टिव 80, पानी के सतही तनाव को ये तोड़ देता है। इनफैक्ट जब हमसे लोग पूछते हैं कि एक्टिव 80 क्या है, कैसे ये फसलों की पैदावार को बढ़ाता है, क्या ये कोई दवाई है या कोई ये फफूंदी नाशक है या कोई ये खरपतवार नाशक है, तो हमारा उन्हें जवाब होता है कि एक्टिव 80 कोई दवाई नहीं है। इनफैक्ट हम तो ये कहते हैं कि एक्टिव 80 0 है, लेकिन जब 0 1 के पीछे लग जाए तो 10 हो जाता है, 10 के पीछे लग जाए तो 100 हो जाता है। तो आप एक्टिव 80 या एक्टिव 80 गोल्ड किसी भी तरह के जब घोल में मिला देते हैं, चाहे वो कीटनाशक दवाई का घोल हो, फफूंदी नाशक दवाई का घोल हो, चाहे वो एक्टिव मैक्स का घोल हो, तो इसके घोल के फायदों को कई गुना बढ़ा देता है। और सर इसे इस्तेमाल करना भी बहुत सिंपल है। 15 लीटर का घोल तैयार किया एक्टिव मैक्स का, जिसमें 15 लीटर एक्टिव मैक्स डाला और उसमें 5 ml एक्टिव 80 गोल्ड डाल दीजिए, या कोई भी दवाई का घोल तैयार किया 5 ml एक्टिव 80 या एक्टिव 80 गोल्ड डाल दीजिए और उसका छिड़काव करें। तो सर ये कई सारे प्रोडक्ट्स मोदी केयर लेकर आया है और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी देख रेख में, आपकी छत्र छाया में, आपकी गाइडेंस में एक्टिव मैक्स बनाया गया, और जब से एक्टिव मैक्स हमारे मोदी केयर की रेंज में आया है तब से पूरी मोदी केयर की एग्री रेंज कई गुना तेजी से आगे बढ़ी है। तो सर सवाल आज के लिए तो यहाँ पर खत्म हो रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम है कि हमारे कंसल्टेंट्स के और भी कई सवाल होंगे और भी मन में जिज्ञासा होगी, तो अगर आपकी आज्ञा हो हम आपको एक बार दोबारा बुलाना चाहेंगे और इस बार हम अपने कंसल्टेंट से लाइव सवाल जवाब भी थोड़ा करेंगे और आपको कष्ट देंगे दोबारा। और इसी आशा के साथ कि सर आज की जो ये टॉक रही, हमारे कंसल्टेंट्स इसको देख रहे हैं और बहुत फायदा लेंगे। हम बहुत जल्दी दोबारा मिलेंगे सर। एंड ओवर टू यू फॉर एनी क्लोजिंग रिमार्क्स फॉर आवर कंसल्टेंट्स। इतना ही है शरद जी कि जो मैं हर बार कहता हूँ, एक 2 पंक्तियों के साथ में सारांशित करता हूँ। खेत हल खलिहान की पूजा जहां होती, खेत हल खलिहान की पूजा जहां होती, बीज मोती के मटीली अंगुलियां बोती, बीज मोती के मटीली अंगुलियां बोती, प्रार्थना है प्रभु उन घरों पर भी हो सुखों की छांव, प्रार्थना है प्रभु उन घरों पर भी हो सुखों की छांव, उन खेतों पर भी पड़े एक्टिव मैक्स के पांव, एक्टिव मैक्स के पांव। ये मेरी लास्ट पंक्तियां हैं और इसी के साथ मैं ये आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं शरद जी कि बेसिकली मैं तो बहुत पैशनेट हूं। मैं हमेशा ये बात कहता हूं कि आई लव एग्रीकल्चर, आई लिव विथ एग्रीकल्चर। मैं बिना एग्रीकल्चर के सो नहीं सकता, जग नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता। मुझे इतना पैशन है एग्रीकल्चर, क्योंकि अब मैं एग्रीकल्चर को मनुष्य के साथ जोड़ करके उस लाइफ में देखते हैं और मुझे बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद शरद जी, आपके माध्यम से आपके सारे कंसल्टेंट और पूरी मोदी केयर टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू सो मच, थैंक यू।